तमिलनाडु की राजनीति को समझना कभी इतना दिलचस्प नहीं रहा। पिछले 60 सालों से यहां सिर्फ दो ही पार्टियों का दबदबा रहा है। सत्ता कभी डीएमके के पास जाती तो कभी एआईएडीएमके के हाथों में आ जाती। तीसरे दल के लिए यहां कोई जगह बची ही नहीं थी। लेकिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2026 में इस परंपरा को तोड़ दिया। विजय पर हमने अनकही में विस्तार से बात की थी, लेकिन आज बात विजय की नहीं होगी। आज की कहानी का हीरो एक ऐसा नेता है जिसने आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीता है। वो ना तो कभी विधायक चुने गए और ना ही सांसद बन पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी आक्रामक राजनीति से सभी को हैरान करके रखा है। मैं बात कर रही हूं कुप्पुसामी अन्नामलाई की, जो इन दिनों अपनी पार्टी यानी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। खबरें हैं कि उन्होंने 2 जून को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की। पार्टी ने अन्नामलाई को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई और अन्नामलाई के तेवर कुछ ठंडे पड़े। फिलहाल उनको दिल्ली में रोका गया है। लेकिन बिना कोई चुनाव जीते एक नेता का कद इतना बड़ा कैसे हो गया कि बीजेपी उन्हें जाने नहीं देना चाहती, वो भी उस राज्य में जहां राजनीति हमेशा फिल्मी सितारों और बड़े परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। आखिर अन्नामलाई में ऐसा क्या है जो उन्हें तमिलनाडु की राजनीति में इतना जरूरी चेहरा बनाता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें उनकी जड़ों को देखना होगा, जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। वो जमीन जिसने उन्हें आम लड़के से एक कड़क नेता बनाया। तमिलनाडु के करूर जिले में छोटा सा गांव है थोट्टमपट्टी। इसी गांव में 4 जून 1984 को कुप्पुसामी अन्नामलाई का जन्म हुआ था। उनका परिवार पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर था। बचपन से ही उन्होंने किसानों की दिक्कतों और ग्रामीण जीवन के संघर्ष को बहुत करीब से देखा। यही वजह है कि आज भी जब वो मंच से बोलते हैं तो उनकी बातों में हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं। अन्नामलाई जिस समाज से आते हैं उसका नाम है कोंगू वेलालर गाउंडर। तमिलनाडु की सियासत में इस समुदाय का बहुत गहरा असर माना जाता है। पश्चिमी तमिलनाडु के बड़े हिस्से को कोंगू नाडु भी कहा जाता है। ये पूरा इलाका आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, चाहे कपड़ा उद्योग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो या फिर इंजीनियरिंग का काम। इस क्षेत्र के लोगों का बिजनेस में अच्छा खासा दबदबा रहता है। कोयंबटूर, तिरुप्पुर और करूर जैसे बड़े शहर इसी प्रभाव वाले इलाके में आते हैं। अन्नामलाई की इसी सामाजिक पहचान ने उन्हें किसानों और शहरी कारोबारियों दोनों के बीच मजबूत पकड़ बनाने में मदद की। गांव की धूल भरी सड़कों से निकलकर अन्नामलाई ने पढ़ाई में भी अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने कोयंबटूर के जाने माने पीएसजी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो लीडरशिप और मैनेजमेंट की बारीकियां सीखने उत्तर प्रदेश आ गए। यहाँ उन्होंने देश के टॉप बिजनेस स्कूल आईआईएम लखनऊ से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। इसी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की शिक्षा की वजह से उनके काम करने का तरीका काफी अलग है। वो पारंपरिक नेताओं की तरह केवल हवा-हवाई बातें नहीं करते। वो जो भी मुद्दे उठाते हैं पूरे डेटा, तर्कों और सबूतों के साथ पेश करते हैं। किसी भी राजनीतिक संकट से कैसे निपटना है, ये रणनीति उन्होंने अपनी इसी शिक्षा से सीखी है। इतनी शानदार पढ़ाई के बाद वो चाहते तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों का पैकेज ले सकते थे। कॉर्पोरेट जगत की आरामदायक जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी, मगर उन्होंने बिल्कुल अलग और मुश्किल रास्ता चुना। 2011 में उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास की और काडर मिला कर्नाटक। यहीं से पुलिस महकमे में उन्होंने कड़क अंदाज में शुरुआत की। कुछ ही समय में उनकी पहचान ऐसे अफसर की बन गई जिससे बड़े बड़े अपराधी खौफ खाते थे। जनता ने उन्हें नाम दिया कर्नाटक का सिंघम। अन्नामलाई की शुरुआती पोस्टिंग उडुपी जिले के करकला में बतौर एएसपी हुई, लेकिन उनके काम करने के तरीके को देखते हुए 1.5 साल में ही उडुपी का उन्हें एसपी बना दिया गया। आमतौर पर किसी एएसपी को उसी जिले में एसपी के पद पर प्रमोट नहीं किया जाता है, लेकिन अन्नामलाई की ईमानदारी और कार्यकुशलता को देखते हुए ये एक अपवाद था। उडुपी का मणिपाल इलाका पूरे देश में अपने मशहूर कॉलेजेस के लिए जाना जाता है। उस वक्त कई छात्र वहां नशे की गिरफ्त में फंसे हुए थे। अन्नामलाई ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। उन्होंने ड्रग पेडलर्स पर कड़ा शिकंजा कसा, जिससे पूरा नेटवर्क टूट गया। उनका तरीका सिर्फ डंडे बरसाना नहीं था, वो युवाओं को बहुत अच्छे से समझाना जानते थे। सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने चालान काटने की जगह छात्रों के साथ हेलमेट रैली निकाली। उन्होंने युवाओं को यह एहसास दिलाया कि पुलिस आपकी दुश्मन नहीं, आपकी हमदर्द है। इसी वजह से उडुपी से जब उनका ट्रांसफर हुआ ना, तो आम जनता विरोध करने सड़कों पर उतर आई।
अन्नामलाई का ट्रांसफर चिकमगलूर कर दिया गया। यह इलाका दत्तापीठ विवाद की वजह से हमेशा भारी तनाव में रहता था। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट बताती है कि वहां दो समुदायों के बीच अक्सर दंगे जैसे हालात बन जाते थे। यह पूरा क्षेत्र पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। ऐसे बिगड़े हालात में पुलिस हमेशा लाठीचार्ज या भारी फोर्स का इस्तेमाल करती है, मगर अन्नामलाई ने यहां मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। उन्होंने शहर में शांति का संदेश देने वाले कार्टून्स लगवा दिए। उन्होंने लोगों को समझाया कि धर्म से पहले इंसानियत आती है। उनके अनोखे तरीके से बिना किसी खून खराबे के पूरे इलाके में शांति कायम हो गई। अन्नामलाई का पुलिस करियर बहुत शानदार चल रहा था। प्रमोशन होने पर वो बेंगलुरु साउथ के डीसीपी बन गए। फिर मई 2019 में उन्होंने अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम ने सभी को चौंका दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतना होनहार अफसर अपना शानदार करियर क्यों छोड़ रहा है। बाद में उन्होंने खुद बताया कि 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा ने जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बदल दिया था। उन्हें लगने लगा था कि सिस्टम में रहकर वो सिर्फ कुछ ही लोगों की मदद कर पा रहे हैं। बड़े बदलाव के लिए सिस्टम के बाहर आना जरूरी था। पुलिस की वर्दी उतारने के बाद अन्नामलाई ने सियासत की राह चुनी। अगस्त 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनका यह कदम सबके लिए बहुत हैरानी भरा था। अमूमन तमिलनाडु में पढ़े लिखे युवा द्रविड़ पार्टियों का ही रुख करते हैं। वहां बीजेपी को सिर्फ उत्तर भारतीयों और हिंदी बोलने वालों की पार्टी माना जाता था। असल में उस वक्त बीजेपी को अन्नामलाई जैसे तेज तर्रार और साफ छवि वाले नेता की बहुत जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ अन्नामलाई को भी बड़े बदलाव लाने के लिए बीजेपी का मंच चाहिए था। दोनों की जरूरतें आपस में मेल खा रही थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अन्नामलाई ने खुद कहा था कि मैं भाजपा में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता हूं। सियासत में कदम रखने के कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 2021 में अन्नामलाई को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। पार्टी ने उन्हें अरावकुरुची सीट से मैदान में उतारा। ये इलाका डीएमके के कद्दावर नेता सेंथिल बालाजी का मजबूत गढ़ माना जाता था। वहां पैसे और बाहुबल का काफी प्रभाव था, इसलिए अन्नामलाई हार गए, लेकिन उन्हें लगभग 39% वोट जरूर मिले। देखा जाए तो यह हार भी उनके लिए बड़ी राजनीतिक जीत की तरह थी। नए चेहरे को 68,000 से ज्यादा वोट मिलना आसान बात नहीं थी, और यह बीजेपी के लिए भी बड़ी बात थी। ऐसे में अन्नामलाई को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अगले ही साल यानी जुलाई 2021 में तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र 37 साल थी। इतनी कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलना राज्य इकाई के इतिहास में बहुत अनोखी बात थी। पार्टी की कमान हाथ आने के बाद अन्नामलाई ने सबसे पहले बीजेपी का टैग बदला। पहले बीजेपी खुद को वहां छोटा सा सहयोगी दल मानकर चलती थी। अन्नामलाई ने इस जूनियर पार्टनर वाली छवि को खत्म कर दिया। उन्होंने खुले तौर पर उस वक्त की सत्ताधारी डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। वो राज्य में बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल के रूप में खड़ा करना चाहते थे। उनकी ये आक्रामकता देखकर खुद एआईएडीएमके के नेता भी हैरान थे। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी कि कैसे अन्नामलाई के कारण एनडीए में दरार आ गई। सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दांव चला। अप्रैल 2023 में उन्होंने डीएमके फाइल्स नाम से कई बड़े खुलासे किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएमके नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अन्नामलाई ने दावा किया कि चेन्नई मेट्रो टेंडर में किसी विदेशी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा मंत्री उदयनिधि स्टालिन की बेतहाशा बढ़ती संपत्ति पर भी कड़े सवाल खड़े किए। अन्नामलाई यही नहीं रुके। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन का ऑडियो भी लीक कर दिया। इस ऑडियो में कथित तौर पर डीएमके के बड़े नेताओं के भारी भरकम रकम जमा करने की बात कही जा रही थी। इन खुलासों ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। डीएमके ने अन्नामलाई पर मानहानि के मुकदमे दर्ज करवा दिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को अन्नामलाई सड़कों तक लेकर गए। जुलाई 2023 में उन्होंने रामेश्वरम से बहुत बड़ी पदयात्रा शुरू की। इसका नाम एन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग रखा गया। इस यात्रा का मकसद राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों तक पहुंचना था। वो रोज पैदल चलकर जनता से रूबरू हो रहे थे। लोग भारी तादाद में उन्हें सुनने पहुंचने लगे। इस जन समर्थन ने बीजेपी को स्थानीय तमिल सरोकार वाली ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ अन्नामलाई के लिए बहुत बड़ा संकेत थी। पर राजनीति के मैदान में भीड़ जुटाना अलग बात है और उस भीड़ को वोट में बदलना बिल्कुल अलग खेल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे।
इस चुनाव में एआईएडीएमके ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया और इसकी वजह बने अन्नामलाई। दरअसल उन्होंने द्रविड़ राजनीति के दिग्गज और एआईएडीएमके के वैचारिक प्रतीक सीएन अन्नादुराई अन्ना को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसके अलावा जयललिता के कार्यकाल को लेकर भी भ्रष्टाचार से जुड़ी टिप्पणियां उन्होंने की थी, जिसे एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना अपमान माना। अन्नामलाई लगातार ये संदेश दे रहे थे कि भाजपा राज्य में छोटी भूमिका में नहीं रहेगी। एआईएडीएमके चाहती थी कि दिल्ली नेतृत्व अन्नामलाई के बयानों पर लगाम लगाए या फिर राज्य नेतृत्व में बदलाव करे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके बाद एआईएडीएमके ने आधिकारिक तौर पर एनडीए से नाता तोड़ लिया। इसलिए बीजेपी ने राज्य की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और अन्नामलाई अपनी कोंगू बेल्ट की कोयंबटूर सीट से चुनावी मैदान में उतरे। कोयंबटूर चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण बहुत दिलचस्प कहानी बयां करता है। शहरी मतदाताओं ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। सिंगनल्लूर, कवंडम पलायम और कोयंबटूर उत्तर जैसे शहरी इलाकों में उन्हें करीब 35% तक वोट मिले। पढ़े लिखे युवाओं ने उन पर पूरा भरोसा जताया, मगर ग्रामीण इलाकों में गणित पूरी तरह उल्टा पड़ गया। पल्लडम और सुरूर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। वहां उन्हें करीब 29% वोट ही मिल पाए। इसके पीछे कारण था डीएमके का मजबूत बूथ मैनेजमेंट, जो बीजेपी पर भारी पड़ गया। ग्रामीण इलाकों में एआईएडीएमके का पारंपरिक वोट भी बीजेपी के बजाय डीएमके की तरफ खिसक गया। इसके अलावा वामपंथी दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं ने भी डीएमके उम्मीदवार के लिए जमकर वोट डलवाए। बिना गठबंधन चुनाव लड़ने का नुकसान बिल्कुल साफ दिखाई दिया। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा द्रविड़ पार्टियों की मशीनरी के सामने कमजोर साबित हुआ। भले ही अन्नामलाई लाखों वोटों से हार गए, पर उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। इसी बढ़ते कद के साथ साथ वो विवादों में भी घिरने लगे। उनके हाथ में बंधी डसौर रफाल लिमिटेड एडिशन घड़ी ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। डीएमके ने पूछा कि साधारण खेती वाले परिवार से आने वाले पूर्व अफसर के पास इतनी महंगी घड़ी कहां से आई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। अन्नामलाई ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह घड़ी दोस्तों से खरीदी गई है और उनके खर्चे दोस्त ही उठाते हैं, और इसके लिए उन्होंने बिल भी दिखाया। डीएमके नेताओं ने इस बिल को महज कागज की पर्ची बताकर खारिज कर दिया। ये विवाद थमा भी नहीं था कि उन पर कोयंबटूर में जमीन खरीद को लेकर भी गंभीर आरोप लग गए। जुलाई 2025 में उन्होंने कोयंबटूर के पास 14 एकड़ खेती की जमीन खरीदी थी। डीएमके ने आरोप लगाया कि स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए जमीन की कीमत सरकारी गाइडलाइन से भी कम दिखाई गई। विरोधियों ने इसे खुलेआम भ्रष्टाचार का मामला बताया। अन्नामलाई ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बैंक लोन के दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। उन्होंने साबित किया कि जमीन खरीद में 40 लाख रुपए से ज्यादा का स्टैंप शुल्क चुकाया गया है। चुनाव हारने और विवादों में घिरने के बावजूद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में अपना स्वतंत्र जनाधार बनाया, लेकिन गठबंधन और विचारधारा की खींचतान ने बीजेपी के अंदर बड़ी दरार पैदा कर दी। अन्नामलाई और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच का टकराव पूरी तरह से रणनीतिक था। अन्नामलाई का मानना था कि पार्टी को तमिलनाडु में खड़े होने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। वो दूर की सोच वाला नजरिया अपनाकर स्वतंत्र रूप से अपना काडर मजबूत करना चाहते थे। उनका यह भी तर्क था कि एआईएडीएमके के साथ जाने से उनकी भ्रष्टाचार विरोधी छवि कमजोर होती है, जबकि आला कमान का सोचना था कि द्रविड़ पार्टी की जमीनी मशीनरी के बिना चुनाव नहीं जीते जा सकते। अप्रैल 2025 में जब आला कमान ने फिर से पुरानी गठबंधन की राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए, तो अन्नामलाई ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, 2026 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारियां लेने से भी इनकार कर दिया। इसी वैचारिक मतभेद के बीच तमिलनाडु की सियासत में नया बवंडर आया। लोकप्रिय अभिनेता थलापति विजय ने अपनी नई पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम के साथ चुनावी मैदान में एंट्री ली। 2026 के चुनाव में विजय की पार्टी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बड़े बड़े विश्लेषकों को नहीं थी। विजय ने सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि दलित और वनियार वोट बैंक में भी गहरी सेंध लगाई। उन्होंने उत्तरी और पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र में भी क्लीन स्वीप कर दिया। इस अप्रत्याशित सफलता ने साबित कर दिया कि राज्य के मतदाता अब पुराने ढर्रे से ऊब चुके हैं। वो जाति और धनबल से अलग नए विकल्प की तलाश में थे। यहीं पर अन्नामलाई को सबसे बड़ा झटका लगा। 2021 से 2024 के बीच अन्नामलाई ने दिन रात मेहनत करके जिस युवा और सत्ता विरोधी वोट बैंक को तैयार किया था, वो काफी हद तक विजय की तरफ खिसक गया। शायद युवाओं को लगा होगा कि अन्नामलाई तो दिल्ली के दबाव में उसी पुरानी गठबंधन वाली राजनीति के बोझ तले दब गए हैं, जबकि विजय आजाद
और मजबूत विकल्प के रूप में उभरे। उन्होंने उस राजनीतिक पूंजी को समेट लिया जिसे अन्नामलाई अपनी ताकत बनाना चाहते थे। अब अन्नामलाई को लगने लगा कि अगर वो बीजेपी में बने रहे तो वो अपनी बची खुची सियासी जमीन और स्वायत्तता दोनों खो देंगे। दिल्ली की बैठकों और करीबियों से सलाह के बाद उन्होंने अपने लिए अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो किसी राष्ट्रीय पार्टी के एजेंडे के मोहताज नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी अलग पार्टी बनाने की भी सोच रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अन्नामलाई का ये नया मंच हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकलकर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगा। इसमें हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की रणनीति है। अन्नामलाई का मकसद युवाओं और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के लिए पार्टी बनाना है जो बदलाव चाहते हैं। कई युवा नेता विजय की टीवीके में शामिल तो हुए, मगर वहां थलापति फैन क्लब के दबदबे से वो खुद को किनारे महसूस कर रहे हैं। अन्नामलाई की नजर उन्हीं असंतुष्ट युवाओं और दूसरे दलों के अनुभवी नेताओं पर है जो पहले हिंदुत्व के टैग की वजह से उनसे जुड़ने से कतराते थे। उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अन्नामलाई फौरी कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो लंबी रेस की तैयारी कर रहे हैं और उनका टारगेट 2031 का विधानसभा चुनाव है। वो तमिलनाडु की सियासत में खुद को मजबूत सेकंड पोल या दूसरे ध्रुव के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भविष्य में जब भी सत्ता के खिलाफ वोट पड़े तो जनता सबसे पहले उनके नए मंच की तरफ देखे। सियासत में अक्सर कामयाबी को सिर्फ हार और जीत के तराजू पर तौला जाता है। अगर हम केवल चुनाव के नतीजों को देखें तो अन्नामलाई का सफर अधूरा लग सकता है, मगर उनका असली असर इन चुनावी आंकड़ों से आगे की चीज है। वो उस कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह है जिसने 60 साल पुरानी राजनीति की दिशा बदल दी। बिना कोई चुनाव जीते उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को पानी पिला दिया, ऐसा लोग कहते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि तमिलनाडु का युवा अब पुराने ढर्रे से आगे निकल चुका है। भले ही सत्ता किसी और के पास हो, मगर राज्य के सियासी संवाद को बदलने का श्रेय अन्नामलाई को ही दिया जाएगा। उनकी नई पारी तमिलनाडु को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। आप अन्नामलाई के बारे में क्या सोचते हैं? राजनीति में आने का उनका फैसला कितना सही था? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।